सो हाय एंड हेलो। क्लास 12th की केमिस्ट्री में सबका स्वागत है। तो बिना समय जाया किए आइए जान लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम कवर क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो आइए जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कवर क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे क्लास 9th वाले को। क्या सॉलिड किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं। वो क्लास 9 में आप पढ़े भी हैं, लेकिन हम एक बार यहाँ रिकॉल कर देंगे। सॉलिड पढ़ लेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, इसके गुण क्या होते हैं ये पढ़ लेंगे। इसके बाद हम देख लेंगे कंपैरिजन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस में कंपैरिजन देख लेंगे। इसके बाद हम जान लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल चीजें जानेंगे कि क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, एमॉर्फस किसे कहते हैं, यानी क्रिस्ट सब चलेगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, मतलब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच जो अंतर है उसको हम पढ़ेंगे। तो कहानी हमारी शुरू होती है कहां से? मैटर से। किससे? मैटर से। मैटर मतलब हमने क्या पढ़ा था? द्रव्य। इसकी डिफिनेशन रिकॉल करो तो क्लास 9 में इसकी डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे? क्लास 9 में पढ़े थे कि जिसमें जो स्थान घेरता है और जिसका मास होता है उसको हम क्या कह देते थे? मैटर कह देते थे। फिर हम लोग मैटर पढ़े थे। मैटर पढ़ने के बाद इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन देखे थे। तो जब फिजिकल क्लासिफिकेशन देखे थे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर हम मैटर को कितने भाग में क्लासिफाई किए थे? 3 भागों में, मुख्यतः 3 भागों में। प्लाज्मा, बीईसी उसको छोड़ो, सुपर सॉलिड सुपर लिक्विड उसको छोड़ो। मुख्यतः कितने भागों में हम लोग बांटे थे इसको? 3 भागों में बांटे थे। पहला क्या था अपना? सॉलिड। क्या था? सॉलिड, ठोस। दूसरा क्या था? लिक्विड, द्रव। और तीसरा क्या था अपना? गैस। ठीक, इन 3 भागों में हम लोग मैटर को क्लासिफाई किए थे। तो सॉलिड क्या था? सॉलिड वे पदार्थ थे जिनके अवयवी कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल था। क्या था? जिनके अवयवी कणों के बीच जो सॉलिड थे इनके अवयवी कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल था। अगर याद करो तो एक जब डिफिनेशन याद होती थी बड़े मजे में एक फिगर बनाते थे। क्या बनाते थे? ये बनाते थे, ये बनाते थे, ये बनाते थे, यही बनाते थे ना कि फिगर। अब ये डिफिनेशन याद हो गई है तो अब फिगर बना लो, यही बनाते थे। तो अब यहां पे यही ज्यामिति, इसी ज्यामिति के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए क्या क्या है इसमें क्या है कि इनके ये जो सॉलिड है हमारे, इनके अवयवी कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल। क्या? प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल होता है मतलब इनके अवयवी कण, एक वर्ड आ रहा है अवयवी कण। क्या? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये क्या होते हैं? ये मतलब कि जिनसे मिलके हमारा सॉलिड तैयार हुआ है, या जो भी हो, लिक्विड गैस कुछ भी हो, जिनसे मिलके ये तैयार हुआ है उसी को हम कह देते हैं अवयवी कण। तो ये अवयवी कण एटम भी हो सकते हैं, जानते रहना, परमाणु या एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल या अणु भी हो सकते हैं, या ये आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जब हम बार बार बोलेंगे कि अवयवी कण या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो इसमें कंफ्यूज मत होना।
तो जो सॉलिड है, सॉलिड हम जो पढ़े थे उसमें हम क्या पढ़े थे कि इनके अवयवी कण जो होते हैं, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, इनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। वहीं इसकी अपेक्षा में जो हमारा लिक्विड था उनके कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होता है। क्या होता है? दुर्बल आकर्षण बल। मान लीजिए ये है हमारा, तो बहुत मजे में बनाते थे ना, अब यही पढ़ना है कि इनके कणों के बीच क्या होता था? दुर्बल आकर्षण बल, आकर्षण बल। और ये जो गैस था हमारा, गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं था, कोई आकर्षण बल नहीं, कोई आकर्षण बल नहीं, कोई आकर्षण बल नहीं, कोई आकर्षण बल नहीं। सॉरी, बहुत पास हो गए, थोड़ा सा गायब कर दो, ऐसे कर दो, ये हो गया। तो मतलब इनके कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं, कोई आकर्षण बल नहीं था ना। तो इसको तो पढ़ चुके हो। अब यही चूंकि अवयवी कण के बीच प्रबल आकर्षण बल था, जब कोई चीज में प्रबल आकर्षण बल है, इसका मतलब वो एक जगह स्थिर रहेंगे। अब जब स्थिर रहेंगे तो वो निश्चित रहेंगे। अब जब निश्चित रहेंगे तो इसी आधार पे हमने कह दिया था, एक बात और हमने कह दिया था, क्या कह दिया था? कि जो ठोस थे इनका आकार यानी शेप और आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन दोनों फिक्स था, दोनों निश्चित था, फिक्स था, हम पढ़ लिए थे। और इसी आधार पे चूंकि दुर्बल आकर्षण बल था तो आकार तो इसका निश्चित होगा नहीं, आकार तो निश्चित था नहीं। और आयतन, अगर किसी गिलास में 1 लीटर पानी डाल रहे हो तो उसको अगर किसी भगोने में डालोगे तो 1 ही लीटर पानी रहेगा, इसका मतलब आयतन उसका निश्चित था। लेकिन चूंकि दुर्बल आकर्षण बल है इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच, तो ये किधर भी जा सकता, हल्का फुल्का इधर उधर हो सकते हैं ना। तो इनका जो आयतन था वो तो निश्चित था, लेकिन आकार अनिश्चित था। तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि आयतन निश्चित, निश्चित, आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित था, अनिश्चित था। चलिए, और ये साहब गैस साहब हैं, गैस का तो ना तो आयतन निश्चित था। ये एरो क्या, एरो मूवमेंट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। ये एरो दिखा रहा है कि फ्रीली ये मूव कर पा रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या था, हमारे गैस में क्या था कि ना तो इसका आकार निश्चित था, ना तो आकार ना आयतन निश्चित था, मतलब दोनों अनिश्चित थे, ना आकार निश्चित था ना आयतन निश्चित था। तो ये हमने हल्का सा रिकॉल किया क्लास 9th में, 9th के बारे में कि सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं। आइए जरा देख लेते हैं कि सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज, इसके बाद हम कंपैरिजन कर लेंगे सॉलिड लिक्विड गैस को। तो आइए कुछ प्रॉपर्टीज देख लें किसकी, सॉलिड की। तो समझ में तो आ ही रहा होगा, चूंकि अभी इसको तो बार बार पढ़े हो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मन लगा के पढ़ो, चूंकि ये केवल यहीं पे नहीं है, आपके बीएससी 3rd ईयर के फिजिक्स के 2nd पेपर में ये एक पेपर ही है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो इसको केवल परीक्षा में पास करने के लिए मत पढ़ना, इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़ना, क्योंकि ये आगे मिलेगा। यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, वहाँ आराम से फिजिक्स में मिलेगा। तो आइए क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज को तो जब कंपैरिजन करेंगे तब पढ़ेंगे, चूंकि हमें स्पेसिफिक रूप से सॉलिड स्टेट के बारे में ही पढ़ना है। तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज। चलो हम नहीं बोलेंगे, तुम ही लोग को बताना है, रिकॉल करो पहला क्या हो सकता है। अभी हमने बताया, अभी हमने क्या बताया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या थे, एकदम प्रबल थे ना, और इसी कारण से क्या था, उसका आकार और आयतन निश्चित था। तो सॉलिड की डिफिनेशन यहीं से बनी थी। सॉलिड की डिफिनेशन क्या बनी थी कि वे पदार्थ या वे मैटर जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, दो सब्सटेंस हु हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, दे आर कॉल्ड सॉलिड। जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित था, उन्हीं को हम लोगों ने सॉलिड कह दिया था।
तो यहां से पहला हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब प्रॉपर्टीज में हम पहला क्या लिख सकते हैं, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, निश्चित होता है। चलिए, तो दूसरा आप क्या कह सकते हो, अब चूंकि इसके पार्टिकल ध्यान से देखो, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एकदम पास पास हैं, पास पास है, एकदम पास पास हैं, एकदम पास पास हैं, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एकदम पास पास हैं, बस इसीलिए अब इसको कितना दबाओगे, दबा लोगे क्या, अंदर का सीन दिखा रहे हैं, इसको दबा लोगे क्या, कंप्रेस कर लोगे क्या, कंप्रेस नहीं कर पाओगे ना, चूंकि इनके अवयवी कण एकदम पास पास होते हैं, तो सॉलिड को हम संपीड़ित, कंप्रेस मतलब संपीड़ित हिंदी में, दबा देना, दबा नहीं सकते हो ना, बताओ इतने पास पास हैं, क्या इसको दबा सकते हो क्या, नहीं दबा सकते हो, मतलब सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, पार्टिकल इतने पास पास होते हैं, इसलिए सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। सीधे लिख दे रहे हैं, सॉलिड को कंप्रेस, इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, इन्हें कंप्रेस, संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। चलिए, तो अब चूंकि पूरी बात वही हो रही है, बस प्रबलता से ये एक दूसरे से चिपके होते हैं, बस पूरी कहानी वही होगी। बताओ ये फ्लो कर सकते हैं क्या सॉलिड, ये मार्कर हमने हाथ में रखा है या डस्टर हमने रखा है, ये फ्लो कर सकते हैं क्या, फ्लो नहीं कर सकते हैं ना, तो सॉलिड इसका मतलब फ्लो नहीं कर सकते हैं। बस अगला ये लिख दो इसके प्रॉपर्टी में कि ये फ्लो, नो फ्लूइडिटी, मतलब ये फ्लो नहीं कर सकते, इनमें बहाव नहीं होता है, फ्लो नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि नो फ्लूइडिटी, नो फ्लूइडिटी, ये बह नहीं सकते हैं। तो अब देखो इसके एक टॉपिक के बारे में और चर्चा करते हैं, क्या, डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन के बारे में सोचो, डिफ्यूजन मतलब क्या हम लोग पढ़े थे, विसरण पढ़े थे। अब इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि अभी बोल दोगे कंप्रेसिबिलिटी, तो इतना डिटेल नहीं जाएंगे कि आप क्लास 9 में ये भी पढ़ते हैं स्पंज के बारे में, स्पंज के बारे में पढ़े थे ना कि उसको फोर्स लगा के दबा तो देते हैं, कंप्रेस तो हो जाता है, तो वहां उतनी डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो क्लास 9 का पार्ट हो जाता है। वहां पे पढ़े थे ना कि फोर्स लगा देते हैं, फिर कंप्रेस हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर वो सही हो जाता है, तो वो वायबल के कारण हो रहा था, तो वो चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ नॉर्मली से हम चल रहे हैं कि क्या किसको कहते हैं, या इसकी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है। तो डिफ्यूजन क्या हो सकता है इसमें, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी इसमें क्या होगी, विसरण, फैलाव क्या हो सकती है, फैल सकता है ये सॉलिड। पिछले 15-20 दिन से ऑनलाइन क्लास चल रही है, आज तक डस्टर फैला नहीं, विस्तृत नहीं हुआ, मतलब दे हैव निल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, इनमें डिफ्यूजन निल होता है। तो लिख दो यहीं से, इनमें डिफ्यूजन निल होता है। तो ये तो थे हमारे कुछ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो आइए अब कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस देख लेते हैं। क्या किस किस बेस पे देखेंगे, शेप के बेस पे देखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे देखेंगे, अपने डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी और डिफ्यूजन के बेस पे, इन इतने बेसिस पे हम देखेंगे कि इनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन कैसे हो सकता है। कि जैसे अगर हम सॉलिड के शेप की बात करें तो सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। सॉलिड का शेप फिक्स होता है, डिफिनिट होता है, निश्चित होता है, वो पढ़ा चुके हैं। और अगर लिक्विड का शेप देखें तो ये टेक शेप ऑफ कंटेनर, टेक शेप ऑफ
कंटेनर मतलब जिस पात्र में, जैसे ये पात्र है, इसमें रख दो तो इसका शेप ले लेगा, और मान लो अगर ये पात्र है गिलास, इसमें रख दो तो इसका शेप ले लेगा। मतलब ये जो अपना लिक्विड होता है ये कंटेनर का शेप ले लेता है। और ये भाई साहब गैस, भाई साहब क्या करते हैं, गैस तो जो पात्र होता है पूरे में फैल जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। तो क्या लिख लोगे, फुलफिल इन कंटेनर, फुलफिल इन कंटेनर। देखो भाई इंग्लिश में बात करेंगे, जहां जो शॉर्ट लैंग्वेज पड़ जाएगा। अगर इंग्लिश लिखना शॉर्ट होगा तो इंग्लिश हल्का सा लिख देंगे, हिंदी लिखना शॉर्ट होगा तो हिंदी, लेकिन ऐसी लैंग्वेज लिखेंगे कि जो सब कुछ समझ में आएगी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों और चाहे अपने यूपी बोर्ड के हों। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगा। और हम बार बार बोल रहे हैं अच्छे से पढ़ते चलिएगा। अभी तो यहाँ जब स्टार्ट होगा क्रिस्टलाइन एमॉर्फस, तो अच्छे से पढ़ना। बीएससी थर्ड ईयर में ये जरूर मिलेगा फिजिक्स में, अच्छे से पढ़ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में अगर कहा जाए तो सॉलिड के बारे में क्या कह सकते हो। सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अब ये भी कण होते हैं, इनके कणों के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वेरी स्ट्रांग, बहुत मजबूत होता है, वेरी स्ट्रांग। और वहीं लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में सॉलिड से तो कम होता है, सॉलिड से कम होता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ज्यादा होता है, मतलब मध्यम होता है। मध्यम मतलब मॉडरेटली होता है। क्या लिख दोगे, मॉडरेटली होता है। तो गैस के बारे में अगर गैस के बारे में विचार किया जाए तो गैस के अणुओं के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में क्या कहा जा सकता है कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कणों के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ऐसे दिखाए थे ना, तो इनके अणुओं के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है, बहुत अत्यंत कमजोर होता है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। डेंसिटी, अब घनत्व के आधार पर देखते हैं कि अपने सॉलिड के बारे में क्या बात होगी, लिक्विड के बारे में बात क्या होगी और गैस के बारे में बात क्या होगी। तो सबसे पहले डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फार्मूला एक आप लोग पढ़े होंगे। डेंसिटी को हमेशा रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सब जानते हो। डेंसिटी का फार्मूला क्या पढ़ोगे, m/v, ये एक फार्मूला पढ़े थे। अगर v को 1 कर दो तो इसका जो डिफिनेशन होगा वो क्या बन जाएगा, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, या इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को, या इकाई आयतन में पदार्थ का द्रव्यमान, कुछ भी कह लो, उसी को हम क्या कहते हैं, घनत्व। घनत्व मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज समझ लो तो ये समझ लो कितना घना है, कितना घना है। अब घना को फिर से ले जाओ किस पे है, जो उसके जो अंदर कण, अवयवी कण जो है वो कितना पास में है, कितना पास में है। जो जितना पास में होगा वो उतना डेंस होगा, उसकी डेंसिटी उतनी है ज्यादा, वो घना होगा ना, घना होगा। तो अब क्या होगा, तो डेंसिटी के बारे में क्या कह सकते हो कि अपने सॉलिड में तो बहुत पास अवयवी कण होते हैं, बहुत पास होते हैं। तो सॉलिड के बारे में डेंसिटी के लिए क्या होगा, हाई, इट हैज हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व वाले होते हैं, हाई डेंसिटी। और अगर लिक्विड की बात की जाए, लिक्विड की डेंसिटी की बात की जाए, तो लिक्विड की डेंसिटी में क्या होगा, मॉडरेटली, मध्य होता है ना। लिक्विड में जो घनत्वता जो होती है वो सॉलिड से तो कम होती है, सॉलिड से कम होती है, सॉलिड से कम होती है, लेकिन लिक्विड से ज्यादा होती है। तो क्या लिखोगे, मॉडरेटली। अब बताओ डेंसिटी के बारे में आप गैस के लिए क्या कह सकते हो, गैस के लिए क्या कह सकते हो, मतलब बहुत ही लीस्ट होता है, वीक होता है, या वीक ही या लीस्ट लिख दो, कुछ भी वीक कुछ भी लिख दो, मतलब बहुत कम होता है, घनत्व तो होता ही नहीं, हमको लगभग यही मान के चलो तो होता ही नहीं है। क्या कहा जाए, फ्री रहता है ये हमेशा, ये अपना 15 अगस्त हमेशा मनाता रहता है, स्वतंत्रता दिवस। तो इसमें एकदम लीस्ट होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी की बात अभी हम कर चुके थे। क्या, संपीड़ितता, कितना दबाया जा सक रहा है, जिसमें जितना घना होगा उसको दबा सकते नहीं हो।
पक्की सी बात है ना। मान लो अभी एक ईंट ले लो, ब्रिक्स, एक ईंट ले लो, उसको दबा नहीं पाओगे, उसको बिल्कुल दबा नहीं पाओगे। लेकिन अभी जैसे पानी है, पानी को बॉटल भर लो, हल्का सा पुश करो, दबेगा कि नहीं दबेगा? इसका मतलब क्या हुआ? सॉलिड की अपेक्षा में कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड में तो बिल्कुल कंप्रेसिबिलिटी ही नहीं, उसको हटाओ, सीधे लिखो इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। और इसमें मॉडरेटली कंप्रेसिबल होता है भाई, सॉलिड से कम होगा और इनकंप्रेसिबल के देखो सॉलिड से तो कम इनकंप्रेसिबल होगा, मतलब सॉलिड से थोड़ा ज्यादा कंप्रेसिबल है, मॉडरेटली मध्यम का है, इससे गैस से थोड़ा ज्यादा, सॉलिड से कम। तो क्या लिख दोगे? मॉडरेटली, मध्यम अवस्था में है ये, मॉडरेटली। और वही अगर गैस की बात हो, गैस में कंप्रेसिबिलिटी, ये वेरी कंप्रेसिबिलिटी होता है, इसको बल भर दबाओ, एकदम वेरी कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। और डिफ्यूजन, बहाव के बारे में क्या बात क्या कर सकते हो? बहाव के बारे में ये बातें कर सकते हो कि जो डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है, ये साल भर में हल्का फुल्का सॉलिड में हो जाता होगा, साल भर में हल्का फुल्का, बहुत हल्का सा। तो इसमें ये लिख दो यस बट वेरी स्लो, वेरी स्लो। और लिक्विड के बारे में आप क्या कर सकते हो? अपने लिक्विड के बारे में क्या कर सकते हो? लिक्विड के बारे में ये कह सकते हो कि अपने सॉलिड से तो जल्दी, लेकिन अपने गैस से कम डिफ्यूजन, विसरण होता है। तो क्या लिखोगे? यस, यहां भी लिख दो यस बट स्लोअर देन, बट स्लोअर देन, किससे कम? स्लोअर देन गैस। और अपना डिफ्यूजन के बारे में क्या कह सकते हो? डिफ्यूजन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इनमें फास्ट डिफ्यूजन, वेरी फास्ट कर दो, फास्ट डिफ्यूजन होता है। भाई फैलाओ तो, ये जो सेंट परफ्यूम छिड़कते हो ना, अभी तो शादी विवाह का माहौल चला गया है, शादी विवाह का माहौल चला गया है, लेकिन अगर शादी विवाह होता तो क्या करते? एक बार यहां लगाते, एक बार यहां लगाते, हर जगह परफ्यूम मार के निकलते, बॉडी स्प्रे मार के निकलते। वो फॉग चला था ना, तुम्हारे में गैस है, हमारे में गैस नहीं, फॉग, बिना गैस वाला। तो क्या था उसमें? विसरण था ना, डिफ्यूजन था ना। तो अच्छा, अगरबत्ती जला के रख दो, कुछ भी रख दो, तो बहुत जल्दी फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है? पूरे रूम में फैल जाता है। तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में होगा? गैस में, क्योंकि वो गैस, अच्छा धुआं निकलता है तो गैस के फॉर्म में ही हो जाता है ना। परफ्यूम मार दो तो क्यों फैल जाता है? आप बैठे रहते हो अपने रूम में और किचन से मम्मी खाना बनाती रहती है और महक वहां तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि गैस के माध्यम से वो जा रहा है। इसका मतलब गैस में डिफ्यूजन मोर होगा, वेरी फास्ट होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो यह था हमारा कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की। किसकी? टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठोस के कितने, या ठोस को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो टाइप्स ऑफ सॉलिड या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करने से पहले एक प्रश्न आपसे है। जैसे हमारे पास दो चीजें हैं, एक चीज है चाक और एक मार्बल। ये दोनों ही चीजें कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती हैं। एकदम ध्यान सुनिएगा, ये दोनों की दोनों चीजें हमारी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती हैं। मतलब इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो क्या है? अपना कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये जो मार्बल है, इनका भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो बात हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे टीचर्स पढ़ाते समय चाक का इस्तेमाल करते हैं, चाक का इस्तेमाल, तो क्या वो पढ़ाते समय मार्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, क्या वो पढ़ाते समय मार्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? जबकि दोनों के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो सेम है ना। कैल्शियम कार्बोनेट से ये भी बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से ये भी बना है, दोनों चीजों के अवयवी कण एकदम वही हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस आ जा रहा है। अब ये डिफरेंस कहां से आया? है तो दोनों सॉलिड ही, ये भी सॉलिड में ही आता है, ये भी सॉलिड में ही आता है।
है तो दोनों सॉलिड, लेकिन फिर ऐसी कौन सी बात हुई कि दोनों में अंतर हो गया? तो ये चीज हम कहां से जानेंगे? ये चीज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड से। अपना जो चॉक होता है, देखिए ये जो सॉलिड होता है ये दो प्रकार का होता है। पहले तो ये बता दे रहे हैं, हमारा सॉलिड दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। और हमारा जो दूसरा होता है वो होता है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब तो कुछ हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा ना कि चाक और मार्बल में फिर अंतर क्या आया? इनकी बनावट में अंतर आया, इनके फिजिकल बनावट में, भौतिक बनावट में अंतर आया। वो क्या था? ये जो चाक है हमारा, ये अमार्फस के अंदर आता है, अमार्फस। और ये मार्बल हमारा क्रिस्टलाइन के अंतर्गत आता है। क्रिस्टलाइन अभी पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा क्रिस्टलाइन क्या होता है, अमार्फस क्या होता है। अभी तो ये बता दे रहे हैं कि क्यों डिफरेंस होता है। हमारा जो चाक होता है ये अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है, और हमारा ये जो मार्बल होता है ये क्रिस्टलाइन की ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंतर्गत आता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, इसके बाद अमार्फस सॉलिड किसे कहते हैं, मतलब क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, तब जाके इनके डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए आज कितना कहां तक हो पाता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहेंगे? सबसे पहली बात, सारी बातें हमारी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के ऊपर ही बेस्ड हैं। किसके ऊपर है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये जो अवयवी कण होते हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। सॉलिड में अवयवी कण जो व्यवस्थित होते हैं वो दो तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो ऐसे व्यवस्थित हो सकते हैं आराम से, ऐसे 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 ऐसे। बनाने में बहुत मजा आता था ना क्लास 9 में। अब यही पढ़ना है, इसी की ज्यामिति हमको पढ़नी है, जमावट पढ़नी है, कैसे जमा हुआ है ये। ऐसे, या इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। तो देखो दोनों की बनावट में अंतर है कि नहीं है? दोनों की बनावट में अंतर है कि नहीं है? ये एक नियमित तरीके से रेगुलर है, ये एक नियमित तरीके से रेगुलर है। ये हर जगह देखो एक नियमित तरीके से, चाहे इधर भी देख लो ये एक नियमित तरीके से। लेकिन ये आगे बढ़ो, खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर यहां मिल रहा है। लेकिन इधर से देखो तो नियमित है, लेकिन इधर से देखो ये देखो फिर खाली स्थान, फिर आगे बढ़ो। तो ये जो है अनियमित है ना, अनियमित है। तो इनके अवयवी कण नियमित हैं, इनके अवयवी कण आपस में अनियमित हैं। अंदर की बनावट की बात हो रही है। अभी तक तो पढ़ते थे ना कि जिनके अंदर प्रबल आकर्षण बल होता है, तो आकर्षण बल तो यहां भी है, आकर्षण बल यहां भी है, आकर्षण बल यहां भी है, आकर्षण बल है। लेकिन इनकी जो बनावट है देखो एकदम दीर्घ परासी है, एकदम रेगुलर है, रेगुलर एकदम है। किधर से भी देखो रेगुलर है एकदम। लेकिन इनकी जो बनावट है, इनकी बनावट रेगुलर है, रेगुलर नियमित। इनकी बनावट इर्रेगुलर है, रेगुलर नहीं है, अनियमित है। तो यहीं से हमारी डिफिनेशन अराइज करती है। तो डिफिनेशन क्या अराइज करती है? डिफिनेशन सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस की। हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में यह कहा जा सकता है, कॉपी पेन उठा लीजिए सब लोग और बताते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? वे ठोस जिनके अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं। क्या? इसके बारे में सबसे पहले, वे ठोस जिनके कण नियमित क्रम में होते हैं, नियमित
क्रम में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। परास की बात अभी हम जब डिफरेंस पढ़ने लगेंगे वहां करेंगे। सबसे पहले यहां पे हम नॉर्मली डिफिनेशन जान लेते हैं कि हमारा क्रिस्टलीय सॉलिड होता क्या है। तो वे ठोस क्या था? यही था ना। देखो फिर से एक बार देख लो, ऐसे ही था। देखो एकदम रेगुलर था, रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट। जहां से भी देखोगे यहां से भी रेगुलर अरेंजमेंट और यहां से भी रेगुलर अरेंजमेंट, यहां से भी रेगुलर अरेंजमेंट, यहां से भी रेगुलर अरेंजमेंट। तो हर जगह से रेगुलर अरेंजमेंट है, नियमित है एकदम। जैसे आप डेली मान लो एक दिन आप स्कूल आए, दूसरे दिन भी आए, तीसरे दिन भी आए, चौथे दिन भी आए, पांचवें दिन भी आए, छठवें दिन भी आए, तो टीचर आपको क्या कहते हैं कि ये लड़का रेगुलर स्कूल आता है, रेगुलर स्कूल आता है। लेकिन अभी एक लड़का एक दिन स्कूल आए, फिर दूसरे दिन अब्सेंट हो जाए, फिर तीसरे दिन स्कूल आए, फिर चौथे दिन अब्सेंट हो जाए, तो बोलते हैं कि तुम रेगुलर नहीं हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट में नंबर कटेगा, तुम्हारा प्रैक्टिकल में नंबर कटेगा। यही धमकी देते हैं ना सब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक लाइन से होगा, नियमित हो, नियमित है ना, ये नियमित है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफिनेशन यहीं से बनी। क्या बनी? कि वे ठोस जिनके अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठोस कहते हैं। डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिफिनेशंस की बात कर रहे हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स होते होंगे। इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं? सोचो। चीनी देखे हो? चीनी देखो, चीनी का हर एक पार्टिकल जो होता है एकदम सेम होता है कि नहीं? नमक, चीनी, नमक सब के देखो एकदम छोटा छोटा, एकदम ऊपरी ऊपरी चीज ही बता दे रहे हैं। एकदम बराबर होता है कि नहीं? एकदम नियमित क्रम में होता है कि नहीं? तो कोई शक? चीनी हमारा क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो कुछ एग्जांपल्स लिख लो, क्या क्या हो सकता है एग्जांपल्स में। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, नौसादर हो गया, और बहुत से ऐसे होते हैं, ETC एक्सेट्रा कर दो, हीरा हो गया। तो ये सब किस में आते हैं? अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब तो इतना अंदाजा लग ही गया होगा कि अगर इसमें नियमित क्रम में है तो उसमें बताए भी अनियमित होते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड किसे कहेंगे? कुछ एमॉर्फस सॉलिड की आप डिफिनेशन देख लो। एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मन लगा के पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो अब हम जानते हैं किसकी डिफिनेशन? एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या? अक्रिस्टलीय ठोस। तो वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण अनियमित होते हैं, जिनके अवयवी कण अनियमित होते हैं। क्या कर दोगे? वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण अनियमित होते, इर्रेगुलर, अनियमित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपने एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे इसके एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे हो सकते हैं, कांच, रबर, स्टार्च। क्या हो सकता है? कांच, रबर, स्टार्च। अब वो स्पंज वाला क्लियर होगा, क्लास 9 वाला। अब स्पंज वाला क्लियर होगा, फोर्स दबा देते थे, दब जाता था, फिर छोड़ दो, फ्री अवस्था में, अपने पुरानी अवस्था में रह रहा है। देखो रबर को खींच सकते हो, मतलब इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये अनियमित रूप से हैं, तो खींच ले रहे हो हल्का फुल्का। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं हमारे एमॉर्फस सॉलिड के। तो एक बार फिर से रिपीट कर लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं? वे सॉलिड
जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर ऑर्डर में होते हैं, नियमित क्रम में होते हैं, नियमित क्रम में होते हैं। यहां क्रम भी लिख लो, अनियमित क्रम है ना यहाँ एमॉर्फस में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है कि जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर ऑर्डर में होते हैं उन्हीं को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं कि जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, हम बार बार बोल रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और वो अपना आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक में क्या होगा कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो रेगुलर ऑर्डर में होंगे, और दूसरे में क्या होगा, अपने एमॉर्फस में क्या होगा, एमॉर्फस में होगा कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इर्रेगुलर ऑर्डर में होंगे, अनियमित क्रम में होंगे। तो आइए अब दोनों की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, दोनों की प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन की और आइसोट्रॉपिक की प्रॉपर्टीज शुरू करें कि या उससे पहले दो टर्म हम पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज में ये दो टर्म आएंगे ताकि अच्छे समझ में आ जाए कि क्या होता है। प्रॉपर्टीज में दो चर्चाएं अभी होंगी जब हम पढ़ाएंगे। क्या होगी? एक वर्ड हम यूज करेंगे एन आइसोट्रॉपिक, या जिसे विषमदैशिक कहते हैं, और एक वर्ड हम यूज करेंगे समदैशिक, जिसे आइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान ले कि विषमदैशिक क्या होता है और समदैशिक क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले विषमदैशिक के सामने हमने एक फिगर बनाया है। इसमें जो है इसके अवयवी कण कुछ इस तरह व्यवस्थित हैं, और आइसोट्रॉपिक के सामने हमने एक ये फिगर बनाया है जिसमें इसके अवयवी कण कुछ इस तरह से व्यवस्थित हैं। अगर ध्यान से देखो, ये जो ये वाला फिगर है, इसमें अगर हम यहां से फोर्स लगा के तोड़ना चाहें, यहां से कोई चीज जब तोड़ना होता है तो हमको कमजोर जगह ढूंढना पड़ता है ना। तो देखो यहां से यहां पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो रेंज है, इन दोनों रेंज में बीच में एक खाली स्थान है, बीच में एक खाली स्थान है। अगर हम यहां से तोड़ना चाहें तो इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर यहां से फोर्स लगा के अगर यहां से तोड़ना चाहें, शायद दिख रहा होगा कैमरे में वैसे कि इन दोनों के बीच जगह ज्यादा है, लेकिन इन सब के बीच जगह थोड़ा कम है। तो अगर यहां से तोड़ना चाहें तो कुछ आसानी से तोड़ सकते हैं फोर्स लगा के, लेकिन अभी यही इधर से कर दें तो देखिए यहां वाले आपस में ज्यादा बल लगाकर चिपके हुए हैं। प्रबल आकर्षण बल है, प्रबल आकर्षण बल। चूंकि यहां से ये कमजोर है, खाली स्थान है, तो यहां से ये टूट जाएगा, लेकिन यहां से प्रबल आकर्षण बल है, यहां से ज्यादा फोर्स, इतनी ही फोर्स यहां से लगाएंगे तो ये नहीं टूटेगा। मतलब क्या हो रहा है कि एक दिशा में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि फोर्स लगा तो टूट जा रहा है, और दूसरी दिशा में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फोर्स उतना ही फोर्स यहां लगा रहे हैं लेकिन ये नहीं टूट रहा है। तो यहीं से विषमदैशिक की हमारी डिफिनेशन आती है। लिख लीजिए क्या? ऐसे मटेरियल जिनका डायरेक्शन चेंज करने पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। देखिए, इधर से फोर्स लगा रहे थे टूट जा रहा था, उधर से फोर्स लगा रहे हैं तो नहीं टूट रहा है। तो क्या होगा कि जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन चेंज करने पे चेंज हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमदैशिक कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पे देख लो, यहां पे चाहे यहां से फोर्स लगाओ, कुछ नहीं, देखो यहां पे पता नहीं क्या क्या कौन सा अवयवी कण आ गया कि किधर से टूटेगा, कोई प्लेस ही नहीं है इसके पास। चाहे इधर से देखो, इधर से कुछ नहीं, ये तब से ये आ गया और मजबूत आ गया, तब से और मजबूत आ गया। मतलब किधर ही से तोड़ना चाहो, कुछ भी लगा दो, नहीं तोड़ सकते जल्दी। क्यों? क्योंकि ये है तब से इससे ताकतवर ये है। मतलब क्या? किधर ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है? नहीं चेंज हो रही है। तो मतलब जिसकी डायरेक्शन चेंज करने पर जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ना चेंज हो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक या समदैशिक। और फोर्स लगाने पे जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज करने पर जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? विषमदैशिक। डिफिनेशन लिख लो। ऐसे मटेरियल जिनका डायरेक्शन चेंज करने पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। लिखो, वे मटेरियल
वे मटेरियल जिनका डायरेक्शन चेंज करने पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ये वर्ड यूज होगा इसलिए पहले बता दे रहे हैं, चेंज हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, विषमदैशिक। और समदैशिक किसे कहते हैं, वे मटेरियल जिनका डायरेक्शन चेंज करने पर भी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। वो क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि एन आइसोट्रॉपिक किसे कहते हैं और आइसोट्रॉपिक किसे कहते हैं। तो आइए अब ये दो वर्ड यूज होंगे इसलिए पहले बता दिए कि एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है, कि चाहे जो डायरेक्शन हो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब भिन्न भिन्न डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, इधर टूट जा रहा है उधर नहीं टूट रहा है, लेकिन इसकी हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो ये आइसोट्रॉपिक हुआ, ये हमारा एन आइसोट्रॉपिक हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड था और जो हमारा एमार्फस सॉलिड था, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड, उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब जितनी चीज पढ़े हैं ना उसी को एक जगह कर देंगे, जितनी चीज पढ़े हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस के कुछ गुण। जैसे अगर क्रिस्टलीय ठोस के गुण की बात करें तो पहला क्या हो सकता है, शुरुआती कहानी हमारी क्या थी, शुरुआती कहानी ये थी कि पार्टिकल क्या थे, एकदम पास में है, मतलब इनका बनावट जो है, ज्यामिति जो है निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा। खुद सोचो, जब पास है तो इनकी ज्यामिति निश्चित होगी ना, ज्यामिति जमावट देखो एक निश्चित क्रम में है ना, निश्चित क्रम में है, इसका मतलब इसकी जमावट निश्चित है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्यामिति निश्चित होती है। ज्यामिति मतलब जमावट, देखो एकदम एक लाइन से जमा हुआ है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की इसकी क्या होगी, इसकी ज्यामिति निश्चित होती है, निश्चित होती है। चलो एक हो गया, इसकी ज्यामिति निश्चित होती है। और दूसरी बात क्या, देखो खुद देखो, ये हमारे पास है और इसकी बनावट मान लो ऐसे है। देखो बीच में तोड़ सकते हो कि नहीं आसानी से, लेकिन इधर से यहां बीच में से तोड़ सकते हो, लेकिन यहां से क्या तोड़ सकते हो क्या, यहां देखो नजदीक यहां से नहीं तोड़ सकते, लेकिन बीच में इसके पास प्लेस था, तोड़ सकते थे। और ये असल में देखने में क्या लग रहा है, ये क्रिस्टलाइन ही है ना, देखो एक रेगुलर ऑर्डर है, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक रेगुलर ऑर्डर है, लेकिन फिर भी देखो बीच में एक प्लेस है, वहां से तोड़ सकते हो। बीच में एक खाली स्थान है ना, हल्का सा खाली स्थान है, भले ही हल्का सा हो पर हल्का सा है कि नहीं है, तो इसको आप हल्का से तोड़ सकते हो, प्लेस है बीच में। तो यहाँ पे क्या कर दो कि ये क्या होते हैं, हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये विषमदैशिक होते हैं। क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। और गलनांक की क्या बात करें, इनका गलनांक निश्चित होता है, ये बात जानते रहो, इनका गलनांक निश्चित होता है, अब गलनांक जैसे अब ये तो पढ़े ही होगे, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। गलनांक में जैसे वाटर का कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे टेबल साल्ट है, साधारण नमक,
इसका कितना होता है, शायद 801 डिग्री सेल्सियस होता है, कंफर्म कर लेना, 801 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक जो होता है वो एक फिक्स होता है। वहीं पे अगर प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी बात करें हम, एमॉर्फस सॉलिड्स की, चलो एमॉर्फस सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो अगर एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात करें, किसकी, एमॉर्फस सॉलिड्स, अक्रिस्टलीय ठोस, इनके प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इनका ज्यामिति, आप खुद सोच के बताओ, इनकी ज्यामिति निश्चित होगी कि अनिश्चित होगी। देखो ऐसे ही तो था ना, ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे 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 था। अब बताओ इनकी ज्यामिति निश्चित है कि अनिश्चित है, ज्यामिति। आगे बढ़ो, अब यहां कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर कुछ देर आगे बढ़ो तो हल्का सा मिल जा रहा है। यहां बढ़ो, यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, मतलब इनकी ज्यामिति जो है अनिश्चित है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। ठीक, अब दूसरा बताओ, ये समदैशिक होती है कि विषमदैशिक। देखो जब अनिश्चित होगी, इधर से तोड़ो, इधर से तोड़ो, इधर से तोड़ो, कहीं से भी तोड़ो, टूटेगा कहीं से, कोई भी डायरेक्शन में। क्या कहा, डायरेक्शन चेंज होने पे जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी न चेंज हो वो समदैशिक होता है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, हमारा एमॉर्फस सॉलिड समदैशिक होता है, समदैशिक, आइसोट्रॉपिक होता है, समदैशिक होता है। चलो, ज्यामिति अनिश्चित होता है, आइसोट्रॉपिक होता है, और एक और लिख लो इसके प्रॉपर्टीज में, वो क्या होगा, इनका गलनांक अनिश्चित। भाई उसका निश्चित तो इसका पक्का अनिश्चित, तो गलनांक अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। जैसे प्लास्टिक को ही देख लो, प्लास्टिक जो हमारा, क्या प्लास्टिक देखो, उसको कभी जलाते हुए देखो, कोई प्लास्टिक मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई कैसा होगा, सबका अनिश्चित होता होगा ना। फिर भी कोई प्लास्टिक अगर जलाओ तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही आग लगाओ तो पहले सिकुड़ता है, अपने आपस में सिकुड़ता है पहले, फिर सिकुड़ने के बाद हल्का सा पिघलेगा, तब और ज्यादा पिघलेगा। मतलब देखो इंटरवल जो है इसका बहुत ही डिफरेंस आ जा रहा है, अनिश्चित है। पहले कुछ इसको चाहिए, फिर कुछ टेम्परेचर, फिर कुछ टेम्परेचर, तो इसका जो गलनांक है वो इसीलिए अनिश्चित है। खुद ही देखोगे जब घर में प्लास्टिक वगैरह जलता है, पहले देखो मुड़ता है तो वहां पे उसका गलनांक कुछ और रहा होगा, अब फिर जब पिघलना चालू किया तो कुछ और रहा होगा। इसका मतलब इसका गलनांक जो है अनिश्चित है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इतनी सारी चीज पढ़ने के बाद हम डिफरेंस में क्या पाते हैं, डिफरेंस में पाते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनकी ज्यामिति जो है ये निश्चित होती है, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, एमॉर्फस होते हैं, इनकी जो ज्यामिति होती है ये अनिश्चित होती है। इनकी ज्यामिति निश्चित, इनकी अनिश्चित, और इनका जो गलनांक होता है ये स्पष्ट और फिक्स होता है। बताया थे ना, जैसे नमक का 801, वाटर का 0, और इनका गलनांक जो होता है अस्पष्ट होता है, जैसे प्लास्टिक का एग्जाम्पल लेके आपको समझाए। और ये विषमदैशिक होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक, और ये समदैशिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। ये भी समझा दिए हैं आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं और एन आइसोट्रॉपिक। इनको रियल सॉलिड या ट्रू सॉलिड कहा जाता है, ट्रू सॉलिड या रियल सॉलिड, वास्तविक ठोस। ये क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि ये आभासी ठोस के अंतर्गत आते हैं। मतलब इनको एज ए लैंग्वेज में आप ये भी कर सकते हो कि सुपर कूल्ड लिक्विड हैं, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह सकते हो, ठीक, या स्यूडो सॉलिड कर सकते हो, स्यूडो सॉलिड कर सकते हो, सॉलिड, ठीक। तो क्या हुआ, ये हमारा डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।